नमस्कार साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक ही स्लाइड में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। इसी स्लाइड में ज़ीरो टू हम हीरो बनाएँगे सब बंदों को, सबको बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि सबकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक अच्छे तरीके से बनी रहे। संविधान का भाग 5 जो है, वो राष्ट्रपति के बारे में बताता है। कौन से भाग में बताया हुआ है? संविधान के भाग 5 में। अनुच्छेद कितना है? 52 से 78 के बीच में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका में शामिल बोल रहा है कि संघ की कार्यपालिका में कौन-कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, राज्य प्रमुख, भारत का प्रथम नागरिक होता है। इस राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं? राज्य प्रमुख बोलते हैं और क्या बोलते हैं? भारत का प्रथम नागरिक बोलते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है? तो बोल रहा है संघ की कार्यपालिका में कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ये सब जो होते हैं भारत की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। ठीक है? कौन से भाग में बताया गया? 5 में। अनुच्छेद कितना? 52 से 78 के बीच में। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। ठीक है? तो इस स्लाइड में इम्पोर्टेंट क्या था? आपसे पूछ सकता है कि संविधान में कौन से भाग में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया? भाग 5 में। संघ की कार्यपालिका में कौन-कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ये सब किसमें होते हैं? ये किसमें होते हैं? संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है? प्रत्यक्ष नहीं होता है बल्कि ये एक निर्वाचक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। प्रत्यक्ष नहीं होता मतलब हम वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष तभी होगा ना जैसे आप एमपी और एमएलए के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपने कभी सुना है कि मैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ? नहीं जाते ना? तो ये क्या है? प्रत्यक्ष नहीं है, ये अप्रत्यक्ष है मतलब। निर्वाचन मंडल में शामिल सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब जिनको हमने इलेक्शन के थ्रू जिताया हुआ है। ठीक है? जो जैसे हमारे एमएलए जिनको आपने इलेक्शन में वोट दिया है ना, जो जीत के गए हैं, जीता होगा तो वो पक्का पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वो निर्वाचित है। लोगों ने उसको निर्वाचन के थ्रू पहुँचाया है कहाँ पे? लोकसभा और राज्यसभा में। राज्यसभा में तो सॉरी नहीं जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, ठीक है? राज्यसभा का जो हम नहीं पार्टिसिपेट करते, ठीक है? दूसरा, दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा। अब ये यूनियन टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी में हर एक जगह इलेक्शन नहीं होते, पर वहाँ पे इलेक्शन होते हैं दिल्ली और पौंडीचेरी में। वहाँ के जो होते हैं निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, ठीक है? वही वहाँ पे निर्वाचित जो इसमें जाते हैं, ठीक है? इलेक्शन में। शामिल कौन-कौन नहीं होता है? संसद और विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों, चाहे वो मनोनीत हों। मतलब राज्य विधानसभा के परिषद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। विधान परिषद की बात कर रहा है, दिल्ली पौंडीचेरी की विधानसभा के मनोनीत सदस्य की बात कर रहा है, ठीक है? विघटित विधानसभा के सदस्य, ठीक है? ये इसके बारे में हमें बता रहा है। तो कौन-कौन पार्टिसिपेट होता है? संसद के दोनों सदन, कौन-कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, क्या होते हैं उसके? निर्वाचित सदस्य, ठीक है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। तो शामिल तो आपको बता दिए, शामिल कौन-कौन नहीं होता ये भी मैंने आपको बता दिया। संसद और विधानसभा के मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, विधान परिषद के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। विघटित विधानसभा के सदस्य, समझ आ गई बात? ये शामिल है। साथ-साथ में रिवाइज़ करवा रहा हूँ ताकि आपको ये जाके पढ़ना ना पड़े, एक ही बार आपको यहाँ पे भी रिवीज़न हो जाए अच्छे से, ठीक है?
नेक्स्ट, निर्वाचन में समानता सिद्धांत। निर्वाचन में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। समानता भी आपको पता है ना, हर एक स्टेट में अलग-अलग सीटें हैं, उसकी समानता के लिए बनाया गया। राज्य व संसद के बीच समान प्रतिनिधित्व हेतु वोट का मूल्य निर्धारित किया जाता है। राज्य व संसद के बीच समान प्रतिनिधित्व के लिए वोट का मूल्य, मतलब वोट का जो मूल्य होता है उसको निर्धारित किया जाता है राज्य और संसद के बीच। बोलता है विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, मतलब ये बात कर रहा है एमएलए के वोट की वैल्यू क्या है जब वो राष्ट्रपति को वोट डालता है। उसके वोट की वैल्यू है राज्य की जनसंख्या, मतलब हिमाचल की जितनी जनसंख्या है, मान लो 5,000 है ना, निर्वाचित विधायक की जितने निर्वाचित है मान लो 60 है, ठीक है, इंटू 1000। ये फॉर्मूला है, इस तरह से किया जाता है, ठीक है। सांसद के मत के मूल्य, एमपी की बात कर रहा है, ठीक है। राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के कुल वोट डिवाइडेड बाय कुल संसद सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं जैसे हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन सभी के कुल वोट डिवाइडेड बाय कुल संसद सदस्य। संसद में कितने सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जितने सदस्य होंगे उनमें डिवाइड करके सांसद के मूल्य की वोट की वैल्यू पता चलेगी। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मतदान की प्रक्रिया क्या होती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा क्या होता है, इनका इलेक्शन किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। विधि कौन सी होती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। मतदान कैसे होता है? गुप्त रूप से। मतदान की प्रक्रिया, हर सदस्य को एक मत पत्र मिलता है। मतदाता प्रत्याशियों को वरीयता के आधार पर अंकित करना पड़ता है। आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा ना अपने एमएलए एमपी में, वहां पे आपको तो सीधा ईवीएम में जाते हो, बट यहाँ पे ईवीएम नहीं होता। आपको क्या होता है, एक पेपर दिया जाएगा, पेपर की तरफ उसमें वरीयता लिखी जाएगी। आप जिसको इलेक्शन में फर्स्ट नंबर दोगे तो वो आपका फर्स्ट मत मतलब बनाया जाएगा। तब उसको आपने पार्टी उसको क्या किया आपने, उसको आपने राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए प्रायोरिटी बन दी है। जब काउंटिंग होगी तो पहले इसी को वरीयता दी जाएगी। मान लो बराबर होते हैं तो कौन सी विधि ली जाएगी? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। फिर देखेंगे सेकंड नंबर पे आपने वरीयता किसको दी है, सबके चेक किया जाएगा। इस हिसाब से जब वो काउंटिंग होगी, जो जीतेगा वही क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। विजेता की शर्तें क्या होती है जीत के लिए? 50% प्लस 1 वोट होता है, ठीक है। आपने एमएलए एमपी के वोट में देखा होगा ना, कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं होता, जिसके ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। 50% प्लस 1 वोट होना चाहिए, मतलब 100 वोट हैं तो आपके पास कितने वोट होने चाहिए? 51 वोट, तभी आप ये माना जाएगा कि आप जीत गए हो, ठीक है। अगर कोई नहीं पाता तो क्या होगा? मतगणना दोबारा होगी। मतदाताओं की प्राथमिकता क्रम में वोट देने होते हैं, तो मैंने अभी पीछे बताया आपको, प्राथमिकता देते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे करके, ठीक है। राष्ट्रपति पद हेतु अहर्ताएं क्या, एलिजिबिलिटी क्या होती है? भारत का नागरिक हो, या भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म जन्म नहीं बोला हुआ है, ठीक है। बस नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए अहिर्त हो, ठीक है, बनने की उसमें योग्यता हो, लाभ का पद करना हो। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री लाभ के पद की परिभाषा में नहीं आते। तो क्या पढ़ा आपने? नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थी राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी। नामांकन के नियम क्या है? आप जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके नॉमिनेशन के रूल क्या हैं? बोल रहे हैं कि 50 आपके प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है, प्रपोजर्स होने चाहिए, और 50 अनुमोदक होने चाहिए, स्कैंडर्स होने चाहिए, ठीक है। 50 कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कितने बताए? 50, 50। और 50 कितने होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। ये होने चाहिए, नामांकन के नियम बताए हैं इसमें, ठीक है। 50 आपके प्रस्तावक हो गए, 50 क्या हो गए? अनुमोदक हो गए। 15,000 जमानत राशि आरबीआई में जमा करनी पड़ेगी, कितनी? 15,000। यदि उम्मीदवार को 1/6, ठीक है, वैध मत नहीं मिलते हैं तो राशि जब्त हो जाएगी। मान लो इलेक्शन में उसको 1/6 वोट नहीं मिलते हारने वाले को, तो उसकी क्या होगी? जो जमानत होगी जब्त हो जाएगी, उसको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो नामांकन के लिए क्या बताया? 50 क्या बताया? प्रस्तावक, और 50 अनुमोदक, ठीक है। 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई में जमा करनी होगी उम्मीदवार को, 1/6
वैध मत नहीं मिलते हैं तो ज़मानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है? तो होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है? नेक्स्ट अनुच्छेद 60 शपथ या प्रतिज्ञान राष्ट्रपति पर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है तो किसके आगे लेता है? सीजीआई के समक्ष। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या लेता है वो? शपथ लेता है, ठीक है? ये यदि अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश देता है। कौन देता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है? कौन देता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश। पहले पहले कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। वो नहीं होगा तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। शपथ में क्या बोलेगा वो? मुख्य बातें क्या होगी? किस चीज़ की शपथ लेता है? राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन की शपथ लेता है। संविधान के कानून की रक्षा व संरक्षण करना। क्या करता है? संविधान के कानून की रक्षा व संरक्षण करता है। भारत की एकता, सेवा और कल्याण के लिए कार्य करेगा। ठीक है? भारत की एकता, सेवा के कल्याण के लिए कार्य करेगा, ठीक है? ये सारी उसकी शर्तें बता दी। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। सीजीआई नहीं होगा तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। शपथ लेता है राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन और संविधान में कानून की रक्षा व संरक्षण के लिए भारत की एकता, सेवा और कल्याण के लिए कार्य, ठीक है? स्लाइड में क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति की शपथ क्या होती है? इन केस ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट में क्या होता है? कोई अन्य व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वही शपथ लेता है जो राष्ट्रपति लेता है। मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई शपथ लेगा तो क्या होगा? उसको भी सेम ही शपथ मिलेगी। ठीक है? नेक्स्ट अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। पद रिक्ति के 3 कारण मतलब पद खाली कैसे हो सकता है? त्याग पत्र यदि वो अपना त्याग पत्र दे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा है? ओथ कौन दिला रहा है? सीजीआई। नीचे वाली स्लाइड पे, ठीक है? और सीजीआई नहीं होगा तो कौन होगा? बताओ जल्दी। वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। इंपॉर्टेंट है ये। और हटाया कैसे जाता है? महाभियोग प्रक्रिया और पदावधि समाप्त होती है तो तीन तीन मतलब कारणों से उसका पद रिक्त हो सकता है। एक तो त्याग पत्र जो उपराष्ट्रपति को देता है, महाभियोग प्रक्रिया और पदावधि समाप्त पे, ठीक है? जब उसका टेन्योर खत्म हो जाता है। अनुच्छेद 59 सेवा शर्तें। राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। इसका सदस्य नहीं होता? संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। पद लाभ धारण नहीं करता है। वेतन और भत्ते कार्यालय में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। बिना किराया शासकीय निवास का उपयोग करने का अधिकार, ठीक है? सेवा शर्तें क्या होती हैं? वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। सदस्य नहीं होता है, अंग होता है, मगर याद रखना सदस्य नहीं होगा पर अंग होगा, ठीक है? और पद धारण नहीं करता है। वेतन भत्ते कार्यालय में परिवर्तित नहीं होंगे। बिना किराए शासकीय निवास का उपयोग करने का अधिकार होता है। ये राष्ट्रपति की है सेवा शर्तें। निर्वाचन और संशोधन में क्या बताया गया? निर्वाचन की जिम्मेवारी किसकी होती है? जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। कौन करवाता है? चुनाव आयोग। 11वां संविधान संशोधन में लिखा गया है सुनिश्चित करता है कि निर्वाचन प्रक्रिया में रिक्ति होने पर निर्वाचन वैध ही माना जाएगा। ठीक है? 11वां संविधान संशोधन सुनिश्चित करता है कि निर्वाचन प्रक्रिया में रिक्त होने पर निर्वाचन वैध ही माना जाएगा। ठीक है? सुनिश्चित करता है कि निर्वाचन प्रक्रिया में रिक्ति होने पर निर्वाचन वैध ही माना जाएगा। 11वां संविधान संशोधन 1961 बोलता है, ठीक है? कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मतलब किसी एरिया का भी विधानसभा उसका इलेक्शन होना है, ठीक है? तो वहाँ पे कोई हमारा कोई खाली पड़ा है संसद में मतलब कोई सीट, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बेसिस पे तुम ये नहीं बोल सकते कि ये अवैध है, ठीक है? आर्टिकल 361 राष्ट्रपति को विशेष संरक्षण। राष्ट्रपति को उनके कार्यालय के दौरान विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। मतलब इनको विशेष शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं, सुरक्षा व अनुमुक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है? संरक्षण की मुख्य बात है राष्ट्रपति को अपने कार्यों के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है? राष्ट्रपति जो कार्य कर रहा है, आप कल को ये नहीं बोल सकते न्यायालय में कोर्ट केस कर दो, ठीक है? किसी भी न्यायालय के समक्ष क्या है? उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। कौन सी कार्रवाई नहीं की जा सकती? दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक वह पद पर है। न्यायालय उनके खिलाफ सम्मन और वारंट जारी नहीं कर सकता।
मतलब जब वो अपने पद पे है तो उसके ऊपर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती। कोई भी उसको वारंट हम इश्यू नहीं कर सकते और सम्मन नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति पर दीवानी सिविल प्रोसीडिंग केवल तभी लगाए जा सकते हैं। क्या लगाए जा सकते हैं? दीवानी मुकदमे कंडीशन पे हैं मगर वो भी पहली कंडीशन क्या? 2 महीने पूर्व लिखित नोटिस देना आवश्यक है। नेक्स्ट है, 1 मिनट पानी पी लूँ मैं। राष्ट्रपति की पदावधि महाभियोग एवं पद रिक्तता इसके बारे में पढ़ रहे हैं। पदावधि इसकी टर्म क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पद ग्रहण तिथि से होगा, ठीक है? कार्यकाल समाप्त होने से पहले क्या होगा? स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। कितने साल का टेन्योर है? 5 साल का। स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है अपनी मर्जी से। उपराष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित अतिरिक्त तथ्य क्या हैं? कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है। जब उसका कार्यकाल पूरा हो गया है, तब भी वो राष्ट्रपति पद पर रह सकता है जब तक कंडीशन क्या है? जब तक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता, तब तक पूर्व राष्ट्रपति पद पर बना रहता है, भले ही 5 वर्ष पूरे हो चुके हों, ठीक है? यही बोल रहा है कि वो राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है, ठीक है? जब तक क्या नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता है, ठीक है? तो यही बोल रहा है ये, ठीक है? 5 साल पूरे ऐसा नहीं होगा कि उसको निकाल दिया जाएगा कि 5 साल तेरे पूरे हो गए हैं, ठीक है? जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक वो बैठेगा, ठीक है? पुनः निर्वाचन, भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, मतलब दोबारा चुना जा सकता है। उसे असीमित बार निर्वाचित किया जा सकता है, कोई संवैधानिक सीमा नहीं है। अमेरिका की तुलना में क्या होता है? अमेरिका में 2 ही बार क्या होता है? राष्ट्रपति बन सकता है। उनका संविधान संशोधन 22वां संविधान संशोधन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें ज़रूरी है, याद रखो 2 ही बार खड़ा हो सकता है वो। तो भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है। हमारे संविधान में क्या कोई भी ऐसी सीमा नहीं बताई गई है, ठीक है? समझ आ रहा है? आना भी चाहिए क्योंकि अभी बिल्कुल धीरे पढ़ाया जा रहा है, आज खत्म करना है इसको, मैं सोच रहा हूँ आज पूरा ही खत्म कर देंगे ये। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट कैसे होती है? आधार क्या? केवल संविधान का उल्लंघन। इस बेसिस पे लगा सकते हैं केवल संविधान के उल्लंघन पर, ठीक है? तो चोरी करेगा या कुछ ऐसा करेगा तो उसके ऊपर नहीं आप लगा सकते, ओनली किस पे लगाओगे? संविधान के उल्लंघन पर। लेकिन संविधान में संविधान का उल्लंघन भी की परिभाषा नहीं दी गई है। किन परिस्थितियां हम बोलेंगे भाई साहब उसने संविधान का उल्लंघन किया है, ये लिख परिभाषा नहीं दी गई है। कहाँ नहीं दी गई है? संविधान में। संविधान में क्या नहीं दिया गया हो? संविधान का उल्लंघन कैसे होगा उसको परिभाषित नहीं किया गया है। महाभियोग प्रारंभ करने की प्रक्रिया क्या है? किसी भी सदन में आरोप लगाए जा सकते हैं, मतलब जो उसने आरोप आरोप है ना उसके, लोकसभा या राज्यसभा में लगाए जा सकते हैं। आरोप पत्र पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कितने सदस्यों के? 1/4 सदस्यों के। राष्ट्रपति को 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाए। राष्ट्रपति को पहले 14 दिन पहले एक का पूर्व नोटिस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक नोटिस दिया जाता है। आरोपों पर सदन द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाए। आरोपों पे सदन में क्या होगा? 2/3 बहुमत से क्या होता है? पारित होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मामला दूसरे सदन में जाएगा। तो हमने पहली कार्रवाई क्या पढ़ी कि महाभियोग कैसे लगेगा? किसी भी सदन में लगा सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, ठीक है? क्या होना चाहिए? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आप आरोप लगा रहे हो तो एक क्या होगा? संकल्प आएगा, उस पे क्या होगा? 1/4 सदस्य जो होते हैं ना, 1/4 से जितने भी मेंबर हैं, वो क्या करेंगे? सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना पड़ेगा नोटिस कि हम आपके अगेंस्ट महाभियोग लेके आ रहे हैं, ठीक है? आरोपों पर सदन द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाए। आरोपों पे क्या होगा? 2/3 बहुमत ने पास कर दिया प्रस्ताव, उसके बाद मामला किसमें जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा। समझ आ रही है बात? तो मैंने ये बताया
कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो क्या होगा, कितने बंदों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 1/4। ठीक है, राष्ट्रपति को 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए। आरोपों पर सदन द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाए। ठीक है, इसके बाद मामला दूसरे सदन में भेजा जाता है। आरोपों पर सदन द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाए। तो दूसरा सदन जो है 2/3 से बहुमत से पास कर दे, 2/3 से, तो बाद में मामला दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, दूसरे सदन की प्रक्रिया। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। राष्ट्रपति को सुनवाई में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। दूसरा सदन क्या करेगा, आरोपों की जांच करेगा। राष्ट्रपति अपनी क्या करेगा, जांच सुनवाई में उपस्थित हो सकता है और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है उसको। ठीक है, दूसरे सदन में प्रक्रिया। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। दूसरा सदन क्या करता है, आरोपों की क्या कर रहा है, जांच कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, आरोपों की जांच कर रहा है। राष्ट्रपति की सुनवाई में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को सुनवाई में उपस्थित होता है और प्रतिनिधित्व कर सकता है। दूसरा सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछिएगा, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन से संसद में मतलब कानून वो पेश किया जाएगा। एक तो आपको बता दिया मैंने, दोनों सदनों में कर सकते हैं। ठीक है, और तो 2/3 बहुमत से पास होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और महाभियोग संसद का एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक। क्योंकि न्यायालय तो कुछ कर नहीं रहा है, तो अर्ध न्यायिक हुई ना, न्यायालय जब होता तब तो होता। ये बोल रहा है ये। नेक्स्ट है, ध्यान देने योग्य बात है क्या, संसद के दोनों सदनों में नामांकित सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया है यथा महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया महाभियोग प्रक्रिया में ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं, नामांकित सदस्य। आपने देखा था ना, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो संसद के दोनों सदन ही करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा है, विधानसभा इसमें नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पौंडीचेरी की केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेंगे। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पौंडीचेरी, ठीक है, इनके भी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, कौन कर रहा है, संसद के दोनों सदन जो होते हैं इस पे कर रहे हैं ये अध्यादेश पे, ये सॉरी क्या बोलते हैं, महाभियोग पे। ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक है, किसी भी राष्ट्रपति पर आज तक कोई भी महाभियोग नहीं चलाया गया। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता क्या होती है, राष्ट्रपति का पद निम्न परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। ठीक है? 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, त्याग पत्र देने पर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ये द्वारा वही स्लाइड आ गई मुझे मृत्यु होने की स्थिति पे, अन्य कारणों से, जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हक ना हो तो निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया हो, तब भी क्या बोलेंगे, दोबारा होगा फिर इसका इलेक्शन। ठीक है, तो पद की रिक्तता मानी जाएगी। ठीक है, रिक्तता तथ्य क्या होता है, यदि राष्ट्रपति को पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर नया राष्ट्रपति चुना जाना आवश्यक है। कितने माह के अंदर, 6 माह के भीतर। जब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब तक कौन कार्य करता है, उपराष्ट्रपति कैसे करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है? राष्ट्रपति पद की रिक्तता, उत्तराधिकार व्यवस्था और कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमि, कार्यकाल समाप्ति होने पर रिक्तता। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो गया हो लेकिन नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण नहीं करता तो वर्तमान राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। ये व्यवस्था शासन में रिक्तता से बचने के लिए संविधान में की गई है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या नहीं होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कब, जब 5 साल उसका पूरा हो गया होगा, तो जब तक उसका क्या होते हैं, उसका मतलब इलेक्शन नहीं हुआ है दूसरे राष्ट्रपति का, तब तक वही काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अन्य कारणों से पद रिक्त होने की स्थिति क्या होती है, राष्ट्रपति को पद इन कारणों से रिक्त हो सकता है, मृत्यु से, त्याग पत्र देने से, महाभियोग द्वारा,
निर्वाचन अवैध घोषित होने से, अयोग्यता के द्वारा, इन सभी कारणों से क्या होगा, रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट रुकना ज़रा। नेक्स्ट है, ऐसी स्थिति में प्रावधान क्या है? 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना अनिवार्य है। निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। जब से उसने पद ग्रहण किया, कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन करना अनिवार्य है। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो वह असमर्थ हो कार्य करने में। राष्ट्रपति का पद खाली है, यदि वो कार्य करने में असमर्थ है तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति ना हो तो कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश भी अनुपलब्ध हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। कार्यवाहक कब बनता है? यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या वह असमर्थ हो कार्य करने के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर कार्य करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति नहीं होगा तो सीजीआई होगा, सीजीआई नहीं होगा तो कौन करेगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा, ठीक है? कार्यवाहक राष्ट्रपति की शक्तियां व सुविधाएं, उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां व अनुमुक्तियां प्राप्त होती हैं। साथ ही वह संसद द्वारा निर्धारित सभी भत्ते, सुविधाओं और विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। क्या करता है? भत्ते, सुविधाएं, विशेषाधिकार सब क्या करता है? प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्या है? कार्यकारी कार्यकारी शक्तियां भाग 1। भारत सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। आदेशों, दस्तावेजों को प्रमाणिकता के लिए नियम बना सकता है, ठीक है। केंद्र सरकार को सही तरीके से चलाने के लिए प्रशासनिक नियम बना सकता है। प्रधानमंत्री से सलाह के लिए किसी विषय विषय को मंत्रिपरिषद में भेजने की मंजूरी नहीं है, ठीक है। क्या कर सकता है? जितने भी भारत सरकार के काम होंगे किसके नाम पे होंगे? राष्ट्रपति के नाम पर। आदेशों और दस्तावेजों की प्रमाणिकता के लिए नियम बना सकता है। क्या बना सकता है? नियम बना सकता है। केंद्र सरकार को सही तरीके से चलाने के लिए प्रशासनिक नियम बना सकता है। प्रधानमंत्री से सलाह के लिए किसी विषय को मंत्रिपरिषद में भेजने की मंजूरी नहीं है। अपनी मर्जी से नहीं, वो किसी विषय को मंत्रिपरिषद में भेज नहीं सकता, ठीक है वो। नेक्स्ट, कार्यकारी शक्तियां भाग 2। एससी, एसटी, ओबीसी की स्थिति जांचने के लिए आयोग गठित कर सकता है। केंद्र राज्य सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन शासकों के माध्यम से करता है। किसी क्षेत्र में असुरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र क्या कर सकता है? घोषित कर सकता है। एससी एसटी के लिए क्या बताया? ओबीसी के लिए आयोग गठन कर सकता है। और केंद्र राज्य सहयोग बढ़ाने के लिए क्या? अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना करता है। क्यों? हर एक मुद्दों पे बात होती है इंटरस्टेट की, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन प्रशासकों के माध्यम से करता है और वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नियुक्ति से जुड़ी शक्तियां क्या हैं? अपॉइंटमेंट पावर क्या क्या है? राष्ट्रपति निम्न व्यक्तियों की नियुक्ति करता है: प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, महान्यायवादी, कैग की, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, ठीक है, राज्यपाल और वित्त आयोग के सदस्य की, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की। ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, मतलब जब तक वह चाहे पद पर रह सकते हैं, ठीक है। ये इसमें फैक्ट है, ये तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मल जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। वह लोकसभा सत्र बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? लोकसभा सत्र को बुला भी सकता है, स्थगित भी कर सकता है, भंग भी कर सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन सी बैठक? संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है। ठीक है। हर नए साल में नए लोकसभा चुनाव के बाद पहले सत्र में संसद को संबोधित करता है। संसद को किसी भी मुद्दे पर संदेश भेज सकता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में वह किसी सदस्य को कार्यवाही और अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है, ठीक है। हर नए साल और नए लोकसभा चुनाव के बाद
पहले सत्र में क्या करेगा, वो संसद को संबोधित करेगा। जैसे इलेक्शन होता है तो पहला वो संबोधन होता है। संसद को किसी भी मुद्दे पर पेश भेज सकता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष ना होने की स्थिति में किसी भी सदस्य को कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है राजनयिक शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर भारत की ओर से हस्ताक्षर करना। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर भारत की ओर से हस्ताक्षर करना। ठीक है। हाँ, मतलब भारत की तरफ से क्या करता है, ट्रीटियां जो होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते होते हैं, उन पे क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। संसद की मंजूरी जरूरी होती है। भारत का प्रतिनिधित्व करता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों मंचों पर। राजदूत उच्चायुक्त आदि को भेजता है और बुलाता है। क्या करता है, राजदूत को उच्चायुक्त आदि को भेजता और बुलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। थल सेना, वायु सेना, नौसेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है। ठीक है। क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है, थल सेना, वायु सेना और नौसेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति वाले विधेयक क्या क्या होते हैं। भाग एक इसका, भारत को संचित निधि से खर्च करने वाले विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होंगे। कौन से विधेयक, संचित निधि जो होती है, ठीक है, उससे खर्चे वाले। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन व राज्य नाम बनाना। ठीक है। धन विधेयक जो होंगे पूर्व अनुमति से पारित किए जाएंगे। ऐसा करना, कर शुल्क जो राज्य के हित को प्रभावित करता है, ऐसा कर जो होता है, टैक्स जो होता है, राज्य के हित को प्रभावित करता है, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होंगे। ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति वाले विधेयक दूसरा कौन सा, कृषि आय की परिभाषा को बदलने वाला विधेयक। ठीक है। राज्यों को वितरित धन के सिद्धांतों को प्रभावित करने वाला विधेयक। केंद्र सरकार के लिए किसी कर पर अधिभार लगाने वाला विधेयक। ऐसा विधेयक, राज्य विधेयक जो व्यापार आवागमन पर रोक लगाता है, पूर्व अनुमति जरूरी है। ठीक है। कृषि आय की परिभाषा को बदलने वाले विधेयक जो होते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होंगे। राज्यों को वितरित धन के सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले विधेयक भी उनकी पूर्व अनुमति से पेश होंगे। केंद्र सरकार के लिए किसी किसी कर पर अधिभार लगाने वाला विधेयक। पूर्व राज्य विधेयक जो व्यापार आवागमन को रोक लगाते हैं, वो किसकी सहमति के बाद ही पेश होंगे, राष्ट्रपति की। तो देख लो राष्ट्रपति के पास कितनी पावर है। ठीक है। एक मिनट। राष्ट्रपति की नामांकन व अध्यादेश की शक्तियां क्या क्या होती हैं। नामांकन और अध्यादेश की शक्तियां क्या होती हैं। 12 सदस्यों को क्या करता है, ये मनोनीत करता है। दो आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता था 2020 तक, फिर ये हटा दिया गया है। ठीक है। संसद सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय के लिए संसद सत्र में ना हो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति नामांकन अध्यादेश शक्तियां 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। दो अंगल इंडियन को करता था लोकसभा, बट अभी ये बंद हो गया था। संसद सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह से लेता है ये। क्या कौन कौन अयोग्य है, कौन अयोग्य योग्य है और कौन कौन अयोग्य नहीं है, योग्य नहीं। संसद सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, अध्यादेश कर सकता है। नेक्स्ट, अध्यादेश और केंद्र शासित प्रदेश क्या क्या है। अध्यादेश को संसद के से 6 हफ्तों में मंजूरी लेनी होगी। कितनी है, 6 हफ्तों के अंदर मंजूरी लेनी होती है। राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा ना होने पर नियम बना सकता है। ये नियम शांति, प्रगति और सुशासन के लिए बनाए जाते हैं। इतने अध्यादेश को संसद में 6 हफ्तों की मंजूरी लेनी होती है। राष्ट्रपति की ये शक्तियां, धन विधेयक की संसद में प्रस्तुत से पहले सिफारिश। धन विधेयक जो भी होगा राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश होगा। अनुदान की मांगों के लिए पूर्व सिफारिश। अनुदान की मांगे चाहिए होती है ना, बजट मांगते हैं कि हमें इतना लाख करोड़ रुपए चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट, तो पहले क्या होगी, पूर्व सिफारिश होगी। वार्षिक बजट संसद में रखा जाएगा, रखना। और प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करना। ठीक है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति में आ जाता है आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि देना। ठीक है। वित्त आयोग, यूपीएससी, कैग की रिपोर्ट संसद में रखना। ठीक है। नेक्स्ट है
राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्या करता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट से कानून संबंधी सलाह लेना। सुप्रीम कोर्ट से कानून संबंधी सलाह लेना बाध्यकारी नहीं होगी, सलाह लेता है परंतु बाध्यकारी नहीं है। यह याचिका मृत्युदंड को माफ, कम या स्थगित कर सकता है। मृत्युदंड को क्या कर सकता है? माफ या स्थगित कर सकता है। कोर्ट मार्शल से मिली सजा पर भी यह याचिका का अधिकार है। ठीक है, कोर्ट मार्शल से मिली सजा पर भी यह याचिका पर अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। नेक्स्ट, आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर, ये भाग 18 में दिया गया। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है ये। संविधान राष्ट्रपति की आपातकालीन स्थिति में विशेष शक्तियां देता है। 3 प्रकार की शक्तियां हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और 365, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। आपातकाल में केंद्र की शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, राज्य सरकारें केंद्र के अधीन आ जाती हैं। ये आपातकाल के टाइम की बात कर रहा है। नेक्स्ट है बिट्टो शक्ति का परिचय क्या है? संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। संसद ने कोई भी विधेयक पारित किया है, राष्ट्रपति जब तक उस पर हाँ नहीं करेगा, सहमति नहीं देगा, तक वो कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति के पास विधेयक मिलने पर 3 विकल्प हैं। सहमति दे भी सकता है, वो अस्वीकृति भी देता है, पुनर्विचार के लिए लौटाना। यदि संसद उसे दोबारा पारित करते तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, दोबारा दोबारा करेगा तो बाध्य है। ये शक्ति अनुसार अनुच्छेद 111 में दी गई है। कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 111 में। ठीक है, नेक्स्ट, बिट्टो शक्तियों के प्रकार। बोल रहा है पूर्ण बिट्टो, निलंबनकारी बिट्टो, पॉकेट बिट्टो। कितनी बिट्टो है? 3 है। ठीक है, भारत की में सापेक्ष बिट्टो नहीं है, ये अमेरिका में है। सापेक्ष बिट्टो कहाँ पे है? अमेरिका में। बिट्टो शक्तियों का उपयोग संसद के बनाए कानूनों को रोकने के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? संसद के बनाए कानूनों को रोकने के लिए किया जाता है। ये राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? विधायी शक्तियां। ठीक है, पूर्ण विटो, इसका अर्थ है राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति ना दे। ठीक है, जब राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति नहीं देता, इसके विधेयक समाप्त हो जाता है, कानून नहीं बनता है। राष्ट्रपति क्या कर रहा है? सहमति नहीं दे रहा है, विधेयक क्या हो रहा है? समाप्त हो जाता है, कानून नहीं बनता है। ये निजी संसद विधेयक जब विशेष परिस्थिति में सरकारी विधेयक पर लागू होती है। कब होती है? निजी संसद सदस्य विधेयक और विशेष परिस्थिति में सरकारी विधेयक पर लागू होती है। या कोई निजी बंदा, मतलब कोई बीजेपी का बंदा, बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस का बंदा कोई विधेयक लेके आ रहा है, उस पर लागू होगा। और विशेष परिस्थितियों में सरकारी विधेयक पर लागू होता है। जब कैबिनेट त्याग पत्र दे देती है तो नई कैबिनेट सलाह देती है कि सहमति ना दी जाए, तब इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कैबिनेट त्याग त्याग पत्र दे देती है और नई सा कैबिनेट सलाह देती है, तब उसका प्रयोग होता है। ठीक है, निलंबनकारी बिट्टो। क्या होती है बिट्टो? राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में लौटा सकता है। अगर संसद फिर से विधेयक पारित करती है तो राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य है। ये बिट्टो केवल सामान्य विधायकों विधेयकों पर लागू होता है। किस पे होता है? सामान्य विधेयकों पे। धन विधेयक पर राष्ट्रपति निलंबनकारी बिट्टो का प्रयोग नहीं करता है। किस पे नहीं करता है? धन विधेयक पर निलंबनकारी बिट्टो जो होती है यूज कर सकता है वो। नेक्स्ट, पॉकेट बिट्टो, राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है। कोई भी उसके पास विधेयक आ रहा है, उसको क्या करेगा? अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है। ना वो सहमति देता, ना स्वीकृति, ना वापस लौटाता है। संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है, इसलिए पॉकेट बिट्टो सबसे शक्तिशाली बिट्टो मानी जाती है। क्या है इसका? संविधान में कोई भी इसकी समय सीमा नहीं है। ठीक है, पॉकेट बिट्टो, अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन में फैसला लेना पड़ता है। कितने दिन में? 10 दिन में। भारत में कोई सीमा नहीं है, जब दिल करेगा तभी ले सकता है फैसला, इसलिए पॉकेट बिट्टो ज्यादा ताकतवर है। 1786 में ज्ञानी जैल सिंह ने इसका उपयोग किया था। विवादित विधेयकों पर इसका उपयोग ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान संशोधन विधेयक पर बिट्टो, राष्ट्रपति को इस बिट्टो का अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन करना हो तो राष्ट्रपति को बिट्टो का अधिकार नहीं है। तो भी मैं संविधान संशोधन 1971 ने सहमति अनिवार्य कर ली। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक पर रोक नहीं लगा सकता। संविधान संशोधन क्या होता है? विधेयक पर रोक नहीं लगा सकता। संसद ही विधान संविधान में संशोधन कर सकती है। कौन संशोधन कर सकता है? संसद ही। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक पर रोक नहीं लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य
विधेयक पर राष्ट्रपति की वेटो, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति 3 विकल्प चुन सकता है। पहला मंजूरी दे भी सकता है, मंजूरी रोक सकता है। तीसरा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। विधानसभा को 6 महीने में पुनर्विचार करना होगा। कितने महीने में? 6 महीने में। दोबारा पास होने पर राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो भाई उसको साइन करेगा, नहीं भी कर सकता। ये फिर भी मंजूरी ना दे सकता है, वह फिर भी मंजूरी ना दे सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है अध्यादेश प्रख्यान शक्ति क्या होती है? संसद कोई सदन सत्र में ना हो तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। परिस्थिति गंभीर होनी चाहिए। राष्ट्रपति की संतुष्टि अब न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अध्यादेश संसद के कानून के बराबर है। मतलब न्यायिक समीक्षा कर सकता है, इसको देख सकता है कि जो तुमने इसका प्रयोग किया हुआ है इस बेसिस पे किया है, ठीक है? नेक्स्ट, अध्यादेश प्रख्यान शक्ति क्या है? अध्यादेश संसद के कानून जितना प्रभावशाली होता है, कैसा होता है? कानून जितना। ये एक अस्थायी कानून होता है। संसद सत्र शुरू करने होने से 6 हफ्ते तक वैध रहता है। कितने? 6 हफ्ते तक रहेगा, ठीक है? ये क्या होता है? अस्थायी कानून होता है, ठीक है? नेक्स्ट, अध्यादेश से संबंधित अतिरिक्त बातें। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। वह केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी या वापस ले सकता है। राष्ट्रपति के पास इसमें कोई विवेकाधिकार नहीं है। संसद के पुनः सत्र में आने पर अध्यादेश को दोनों सदनों के सामने रखा जाता है। किसके सामने? दोनों सदनों के सामने। अध्यादेश से संबंधित अतिरिक्त बातें क्या है? संसद को 6 सप्ताह के में अध्यादेश की मंजूरी देनी होती है। अध्यादेश अधिकतम 6 महीने 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। कितने? 6 महीने और 6 सप्ताह तक। संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। ये संविधान संशोधन करना है तो आप अध्यादेश नहीं लेके जा सकते। अध्यादेश पूर्वव्यापी हो सकता है। पूर्वव्यापी हो सकता है, ठीक है? क्या हो सकता है? पूर्वव्यापी, ठीक है? ठीक है जी। नेक्स्ट, अध्यादेश से संबंधित कुछ केस जो है, कपूर केस है। राष्ट्रपति की संतुष्टि पर न्यायालय सवाल उठा सकता है। डीसी बाधवा केस, अध्यादेश को बार बार लगाना असंवैधानिक है। लगातार बिना विधानमंडल की मंजूरी से अध्यादेश लगाना संविधान का उल्लंघन है। अध्यादेश को गलत प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्षमादान शक्ति। संघीय कानूनों के तहत दोषी व्यक्ति को माफ कर सकता है। कोर्ट मार्शल से मिली सजा को क्षमादान दे सकता है। मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। ये कार्यपालिका की शक्ति है, न्यायपालिका से अलग है। मतलब कोर्ट मार्शल हो रहा हो किसी का, सेना में होता है कोर्ट मार्शल, मृत्युदंड किसी को दिया तो ये क्या कर देगा? उसको क्षमा कर देगा कि भाई जा ये कार्यपालिका की शक्ति है, न्यायपालिका से अलग है ये, ठीक है? नेक्स्ट है क्षमादान शक्तियों की विशेषताएं। बोलता है राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की सलाह पर क्षमादान देता है। किस पे? कैबिनेट की सलाह पर ही क्षमादान देगा। वह कारण बताने को बाध्य नहीं है। ये शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होती। क्या नहीं होती? न्यायिक समीक्षा के अधीन। लेकिन अगर निर्णय मनमाना या पक्षपाती हो तो चुनौती दी जा सकती है। मनमाने तरीके से डिसीजन ले रखा है तो क्या होगा? ये चुनौती दी जा सकती है। 5 तरह की क्षमादान होते हैं। पहले बोलते हैं क्षमादान पूरी सजा माफ करना। लघुकरण में क्या होता है? सजा सजा को कम करना। परिहार अवधि कम करना, सजा वही रहेगी। विराम में विशेष कारण से सजा हल्की करना। प्रविलंबन होता है सजा पर अस्थायी रोक लगाना। मतलब क्षमादान पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है। कोई गुनाह किया तो पूरी तरह से माफ। लघुकरण सजा को कम कर दी। जो आपकी सजा 10 साल की तो सजा कर देगा 5 साल। परिहार में अवधि कम करता है, सजा वही रहती है, उसकी अवधि कम करेगा, सजा वही रहेगी। कठोर होगी तो कठोर ही मिलेगी। विराम विशेष कारण से सजा हल्की हल्की करना, ठीक है? सजा के ऊपर अस्थायी रोक लगाना। प्रविलंबन मतलब राष्ट्रपति की जब एप्लीकेशन जाती है ना, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं? अस्थायी रोक लगा देते हैं उसपे। नेक्स्ट, विवेकाधीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास कोई भी संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है। संवैधानिक, ठीक है? तो कुछ मामलों में परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकता है। यदि लोकसभा में कोई स्पष्ट बहुमत ना हो तो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो वह राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अ, अधिकारी चुन सकता है। जो राष्ट्रपति उत्तराधिकारी चुन सकता है, ठीक है? नेक्स्ट जो है विवेकाधीन शक्तियाँ। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जब पारित होगा तो क्या करेगा? मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करेगा। आगे आएगा ये अविश्वास प्रस्ताव।
मंत्रिपरिषद बहुमत खो दे तो लोकसभा भंग हो कर देता है। मंत्रिपरिषद क्या बहुमत खो दे तो लोकसभा भंग कर सकता है। इन निर्णय में राष्ट्रपति की भूमिका परिस्थिति आधारित विवेकाधिकार पर होती है। फिर भी अंततः कैबिनेट की सलाह से बधा होता है। किसकी सलाह से बधा होता है? कैबिनेट की सलाह से क्या होता है? बधा होता है, अपनी मर्जी से नहीं करता। तो ये हमारा आज राष्ट्रपति खत्म हो गया है। 69 स्लाइड थी। पूरा टॉपिक आपको ए टू जेड कंप्लीट कर दिया गया है। इसके क्वेश्चन मैं शॉर्ट में डाल दूंगा, आप उसकी अच्छे से तैयारी कर लेना। इसमें ए टू जेड बिल्कुल ही हमने लक्ष्मी महाकांत को सोर्सेस यूज किया है और उसको क्या किया हुआ है, उसकी जो लाइनें हैं उनको कोड करके सिंपल बना के दिया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। तो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए भी अच्छी है ये, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें हर एक तरह के टॉपिक कवर किए गए हैं। कभी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, और अपना और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।